D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम आपकी सेहत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार कमर दर्द के मरीजों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। पहले तो बीमारियां एक उम्र के बाद आती थी, लेकिन आज युवा अवस्था में भी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। हमारे आज विशेष मेहमान हैं डॉक्टर सोमिल कंसल, ये न्यूरो सर्जन है। एम्स से इन्होंने न्यूरो सर्जरी की है, एपेक्स हॉस्पिटल चला रहे हैं यहाँ पर अमृतसर में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भंडारी जी। हमारे D4 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी। पहला पहले तो कमर दर्द आजकल बड़ी कॉमन हो गई है डॉक्टर साहब, क्या कारण है जी इसका इजाफा हो लगातार ये दर्द मर्ज बढ़ रहा है, क्यों? देखो, कमर दर्द जो हम लोग कहते हैं वो कमर दर्द कमर के निचले हिस्से के दर्द को मोस्टली फोकस किया जाता है और वो ही सबसे ज़्यादा कॉमन है। मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ कि आज की डेट में 2.5% एडल्ट लोग 30 साल से ऊपर के कमर दर्द को कभी ना कभी महसूस करते हैं और कई लोग तो इसको काफ़ी लंबे टाइम तक झेलते हैं। कमर दर्द के लिए जैसे आपने बोला दीपक जी कि क्या कारण है और क्यों ये बढ़ता जा रहा है। देखो, आज की डेट में एक कंप्यूटर एक कॉमन यूज़ की चीज़ है। सभी लोग कंप्यूटर मोबाइल पे ऐसे झुक के बैठ के काम करते रहते हैं, तो एक जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ा बदलाव आ रहा है। लोगों का काम सीडेंटरी होता जा रहा है, बैठने वाला काम होता जा रहा है। जब हम ज़्यादा टाइम तक बैठते हैं तो हमारे पूरी बॉडी की मसल्स वीक हो जाती है। मसल्स का काम क्या है? बोनी स्ट्रक्चर को, स्पाइन को, मसल्स बोन्स को स्ट्रेंथ देना। जब उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो बोन्स के ऊपर वेट बढ़ जाएगा, तो बोन्स अपनी जगह से स्लिप होने लगती हैं। तो एक वजह है इसकी जो मुझे लगता है जो मोस्ट कॉमन है वो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा वर्किंग पैटर्न बदलना। मतलब आजकल डॉक्टर जैसे में यूथ, खास करके युवा, यूथ तो क्या बच्चे भी टीनेज से ही वो कंप्यूटर पे और मोबाइल पे लगे रहते हैं और पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा तो कंप्यूटर पे इस तरह हाथ चलाता है जिਵੇਂ कि पानी होवे। मतलब ये चीज़ें खराब कर रही हैं, आपका क्या कहना है? देखो, हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं दीपक जी। कहीं ना कहीं आज को जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बच्चे को उसके हिसाब से अपने आप को ट्रेन भी करना पड़ेगा और उस मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो नुकसान हो सकता है उसको भी समझ के उसको कोप अप करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो हमारा क्या था, हम जब छोटे थे, आप भी छोटे थे, हम लोग सब साथ में एज के हैं, तो हम घर से, कॉलेज से, स्कूल से आते थे और खेलने दौड़ जाते थे। क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना। आजकल के बच्चे आते हैं तो तुरंत मोबाइल पे बैठ जाते हैं। मैंने तो मेरे अपने बच्चों का मुझे पता है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। मसल्स को डेवलप होने के लिए, पावर पकड़ने के लिए फिजिकल एक्टिविटी चाहिए जो कम होती जा रही है। मतलब डॉक्टर साहब, एक तो ये हो गया कि आजकल भाग दौड़ की जिंदगी है कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि कंपटीशन का जमाना है, नहीं पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। मैं आज ही पढ़ रहा था, एक बच्चा फर्स्ट आया, उस बोल रहा है मैं 12-14 घंटे हर रोज पढ़ता था। तो ये तमाम चीजें डॉक्टर साहब, देखिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन इसको हेल्थ को दाव पे नहीं लगाया जाए, उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखो, उसके लिए सबसे जरूरी है आपका पढ़ने के टाइम का भी एक पोस्चर, या काम करते हुए टाइम का एक पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। आपने स्पाइन को सीधे रख के बैठना है, आपने लंबे टाइम तक एक साथ नहीं बैठना है। आधा घंटे से पौना घंटे के बाद आपने ब्रेक लेना है, आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आपने मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करनी है और डाइट का अपना बड़ा ध्यान रखना है। जितना इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है उतनी ही डाइट है। डाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमारे सारे विटामिन हमें अपनी डाइट से मिलते हैं। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मैं ये नहीं कहता कि नॉन वेजिटेरियन अच्छा नहीं है, सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक बैलेंस करके खाना चाहिए। आजकल ये वेस्टर्नाइज्ड फूड का काफ़ी कल्चर है जो बड़ा टेस्टी होता है, बड़ा अच्छा लगता है। बाहर जाओ, बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट हैं उसमें कम हो जाते हैं। बोन्स को स्ट्रेंथ चाहिए, विटामिन D3, कैल्शियम, ये बेसिक कंपोनेंट हैं जो कि बोन्स को, मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, पहले बात फिर वही है जी। पहले तो था कि बुजुर्ग जब एक एज ग्रुप था उसके बाद बीमारी जकड़ती थी, कोई भी भले ही हो। आज हम कमर दर्द पर बात कर रहे हैं, उसी की बात करेंगे। तो आजकल एक तो आपने ये बताया है कि एक खान पान नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, और हम जो एक्सरसाइज बिल्कुल। इसके अलावा आप क्या मानते हैं भी, क्या रीज़न है इसके? देखो, इसके अलावा है सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है। हम स्पाइन की ही बात करेंगे। हाँ, जी। सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। मतलब हम धूप नहीं धूप सेकना इसके बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। विटामिन, इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं, विटामिन D3 को, जो बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट करता है और बोन्स को पावर देता है।
तो इसको सनशाइन तो विटामिन आजकल देखा है डॉक्टर साहब कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी बहुत हो गई है। आप टेस्ट कराइए, बहुत लोगों को भी निकलता है विटामिन D3 डेफिशिएंसी। अच्छा, उसके अलावा है जो व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड बहुत बढ़ गई है। स्पीड बढ़ने का डिसएडवांटेज है कि एक छोटा सा भी बम्प आता है तो वो मल्टीफोल्ड होके सीधे सबसे पहले स्पाइन को ही अफेक्ट करता है। जी तो स्पाइन के ऊपर स्ट्रेन बढ़ जाता है उससे। जी जी जी। तो ये 2-3 चीज़ें मेरी समझ में आजकल जो स्पाइन की बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं उसका कारण हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आमतौर पर ये देखा गया है कोई भी बीमारी होती है, भले मैं ही क्यों ना हूँ, मेरे को पेन दर्द हुई सुबह मान लीजिए तो मैंने तो एक पेन किलर लेके खा ली, तो वो क्या कितनी नुकसानदायक है, वो सेल्फ मेडिकेशन जिसको बोलते हैं? देखो, मैं तो डॉक्टर हूँ दीपक साहब, तो सेल्फ मेडिकेशंस को कभी नहीं कहता, लेकिन कभी मामूली दर्द हो तो दर्द की दवा लेने में नुकसान नहीं है। कोई भी दर्द अगर लंबे टाइम तक रहता है, लंबे टाइम का मतलब होता है 10 से 15 दिन या उससे ज़्यादा रहने वाला दर्द, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कोई भी दर्द जो बढ़ता जा रहा है, आज है फिर कुछ दिनों बाद फिर हुआ तो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। तीसरा, कोई भी दर्द जो नॉर्मल पेन किलर्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इन 3 कंडीशंस में आपने तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और अगर आप स्पाइन के साथ कहें तो इसमें एक शर्त और आ जाती है, इस दर्द के साथ कोई और कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जैसे पैरों में कोई सुन्नपन या कमजोरी या मसल्स की वीकनेस। अगर इस तरह की चीज़ है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक डिस्क प्रोलैप्स ये बड़ी कॉमन बीमारी होगी, बेसिकली है क्या ये भी? तो ये कब होती है और इसके लक्षण क्या हैं, इसके इलाज क्या हैं? आमतौर पर तो लोगों को पता चलता नहीं है कि डिस्क प्रोलैप्स हो गई, मान लीजिए, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी में डॉक्टर साहब ये नहीं कोई चाहता नहीं मैं बीमार हूँ, लेकिन उसके पास समय इतना नहीं रहा। सुबह 9 बजे से, मतलब कहते नहीं खोतिया वांगू बंदा काम करता है जी, सुबह 9 बजे से लग जाता है, रात के 10 बजे तक काम करता है, रात को घर में सोने के लिए आता है बस वो। तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है, क्या है ये थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। हाँ, अच्छा दीपक जी, जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना कि कमर दर्द के कारण क्या क्या हैं, किस वजह से हो सकता है, और डिस्क प्रोलैप्स की उसमें कितनी इंसिडेंस है, और उसका पता कैसे चलेगा जनरल आदमी को कि मेरे को डिस्क प्रोलैप्स। सर, ये दो अलग अलग चीजें हैं, कमर दर्द और डिस्क प्रोलैप्स। कमर दर्द एक जनरलाइज्ड बड़ा टर्म है, उसका एक कारण डिस्क प्रोलैप्स है जी। तो कमर दर्द का सबसे कॉमन कारण जो है वो है मस्कुलर स्ट्रेन, मस्कुलर स्प्रेन, मसल्स के ऊपर बढ़ा हुआ स्ट्रेस और प्रेशर। अगर मसल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो मसल्स थक जाती हैं, थक के कोई भी मसल काम करना कम करती है तो स्पाइन के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। स्पाइन में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो आपस में लिगामेंट से, फाइबर से जुड़ी रहती हैं। अगर मसल्स पीछे से सपोर्ट नहीं करेंगी तो फाइबर्स के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा और धीरे धीरे ये क्रॉनिक, मतलब लंबे टाइम तक होने वाला बैक एक हो जाता है। इसके अलावा आर्थराइटिस अगर किसी को है तो वो भी स्पाइन को अफेक्ट करती है। एक एडवांस जो कारण है, जो हम लोग कॉमनली कहते हैं कमर दर्द मतलब डिस्क प्रोलैप्स, ऐसा नहीं है। डिस्क प्रोलैप्स कमर दर्द का एक कारण है जो कि लेस देन 10% केसेस में होता है। मतलब अगर 100 मरीज आएंगे कमर दर्द के तो उसमें केवल 10 मरीज ऐसे होंगे जिनको कि उसका कारण डिस्क प्रोलैप्स होगा। कॉमनली डिस्क प्रोलैप्स का पता कैसे चलता है? कमर दर्द जो कमर से उठ के या हिप रीजन से उठ के नीचे पैर की तरफ जाए, शार्प शूटिंग पेन, शार्प तेजी से उठने वाला करंट जैसा दर्द अगर नीचे की तरफ जाए तो इसका मतलब डिस्क प्रोलैप्स हो गया, वो किसी नाड़ी पे दबाव डाल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर पैर के लातों के किसी हिस्से में दर्द के साथ नंबरनेस, सुन्नपन आने लग जाए तो भी ये डिस्क का कारण हो सकता है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कहते हैं हम न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। उसका मतलब ये होता है हिंदी में कि जब बंदा चलता है तो नॉर्मली बंदा 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलता है तो पैर थकने लग जाते हैं, पर धीरे धीरे ये डिस्टेंस कम होने लग जाता है। अब वो 1 किलोमीटर पे थक जाता है, कुछ टाइम के बाद वो 500 मीटर पे थक जाता है, कुछ टाइम ऐसा आता है कि 10 कदम रखता है फिर उसको बैठना पड़ता है क्योंकि पैरों में थकावट, सुन्नपन आने लग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इसको नज़रअंदाज किया तो आगे जाके पैरों की मसल्स तक खत्म हो सकती हैं, वीकनेस आ सकती है। तो इन चीज़ों से कॉमन बंदा भी एक बार से पता कर सकता है कि मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। तो डॉक्टर साहब, इसका बेसिकली टेस्ट क्या है? एमआरआई से ही पता चलता है ये डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, और ये कौन सा L4 है, L5 है, या इसका और भी कुछ कारण है, कोई और टेस्ट भी हैं जिससे ये पता चल जाए? देखो, एमआरआई बहुत एडवांस टेस्ट है और आज की डेट में हम लोग बहुत लकी हैं कि इतने एडवांस टेस्ट हमारे बीच में अमृतसर में सारे अवेलेबल हैं। सबसे
पहले प्राइमरी टेस्ट, कभी भी इस तरह का दर्द हो तो डॉक्टर कराता है आपका एक्सरे लंबोसेक्युलर स्पाइन, सबसे छोटा और सबसे इजी तुरंत हो जाने वाला टेस्ट जिसकी तुरंत रिपोर्ट आ जाती है। एक्सरे में क्या पता चलता है, जो गैप होता है डिस्क का, वो गैप अगर किसी जगह पे कम है तो इसका मतलब है कि डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो गई है। अगर किसी जगह पे हड्डी एबनॉर्मली बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि आर्थराइटिस या किसी और तरह की प्रॉब्लम साथ में एसोसिएटेड हो रही है। एक्सरे बेसिक टेस्ट है। यस, उसके बाद सीटी स्कैन आता है, पर जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बैक एक में डिस्क प्रोलैप्स में एमआरआई है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, इसका देखिए डिस्क प्रोलैप्स हो गया मान लीजिए किसी को, तो उसका क्या मेजरमेंट क्या है, उसके मापदंड क्या है कि अब उसका ऑपरेशन होना है या फिर वो दवाओं से ठीक हो जाता है या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट उसको चाहिए? दीपक जी, ऐसे है कि जो डिस्क प्रोलैप्स जो हम लोग कहते हैं ये भी बड़ी स्टेज में होता है और बहुत सी अलग अलग चीज़ें उसमें होती हैं। सर ये भी मैं जो टोक रहा हूँ आपको सर, ये भी इसी कारण होता है क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज मूवमेंट नहीं करते हैं और मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं जिसने स्पाइन को पकड़ रखा है। इसी देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए दीपक जी आपको समझना पड़ेगा डिस्क है क्या। डिस्क कुशनिंग है, दो वर्टेब्रा, दो बॉडीज, दो हड्डी के टुकड़ों के बीच का कुशन है। इस कुशन को अपनी जगह रखने के लिए उसके चारों तरफ बड़े डेंस फाइबर्स, धागे बनाए रखे हैं कुदरत ने, जिससे कि वो कुशन वाला हिस्सा जिसको न्यूक्लियस कहते हैं वो अपनी जगह से स्लिप ना हो। जैसे हम लोग की सिटिंग हैबिट है, हम लोग की न्यूट्रिशन में कमी है, तो वो फाइबर्स कमज़ोर हो जाते हैं, उसको एनुलस कहते हैं। अगर वो फाइबर्स कमज़ोर हो जाते हैं तो अंदर की तरफ जो सॉफ्ट चीज़ है कुशन, वो बाहर की तरफ बल्ज करने लगता है। अगर वो सिर्फ बल्ज करता है तो मोस्टली वो दवाइयों से, कुछ टीके इंजेक्शंस होते हैं उनसे वो ठीक हो जाता है, अपनी जगह पर वो सूख जाता है। लेकिन अगर वो फाइबर्स टूट गए और वो अंदर का मटेरियल डिस्क का कुशन बाहर आ गया तो वो बहुत मुश्किल है कि वो दवाइयों से, रेस्ट से, फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाए। अच्छा, उसके लिए फिर ऑपरेशन ही करना पड़ता है? कुछ केसेस में उसके लिए ऑपरेशन एक ऑप्शन है, वरना आजकल ऑपरेशंस के भी बहुत एडवांस तरीके हो गए हैं। जैसे कि हम लोग एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, इसमें बड़ी छोटी सी चीरे से उसको निकाला जा सकता है। माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है। तो आप कह सकते हैं कि अगर एक बार एक्सट्रूड हो गई डिस्क, अपनी जगह से निकल के बाहर आ गई, नाड़ियों के अंदर घुस गई, तो जब वो पूरा नुकसान करे उसके पहले ही सर्जरी करा लेनी चाहिए। अच्छा, सर्जरी अब बहुत सेफ हो गई है, बहुत एडवांसमेंट है इसके अंदर और टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। नहीं डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा गया है कि पंजाबी जो है ना भी कई जगह मालशिए बैठे हैं, सियाने जिन्हों कहने हैं, वो सर कितना खराब कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, या उस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कैसे आप एजुकेट करेंगे? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, पैसे बहुत लग जाएंगे। बिल्कुल सही बात। देखिए, ऐसे ही होता है कि आदमी का घर में पेट खराब होता है तो सबसे पहले वो घर में नींबू पानी पी लेता है, कोई रखा हुआ चूरन खा लेता है, अजवाइन खा लेता है, तो घर में सबसे पहले यही इलाज किया जाता है। ऐसे ही कमर में दर्द होता है, आदमी सोचता है मस्कुलर दर्द है, उसके लिए मालिशें बड़े हेल्पफुल हैं। मालिश से मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ती है और वहाँ का दर्द, सूजन खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उससे भी आपको आराम ना आए तो आप जरूर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, केवल उनके भरोसे ना बैठे रहें। मैं अभी कुछ दिन पुरानी बात बताता हूँ दीपक जी। मेरे पास एक यंग लेडी 26-27 साल की आई थी, शादी हुई थी उसकी, 6-7 महीने हुए थे, ससुराल गई होगी, शायद काम वगैरह ज़्यादा पड़ा तो उसके कमर में दर्द होने लग गया। पतली फ्लेल सी लड़की थी। तो वो सबसे पहले मालिशे के पास ले गए, मालिशे ने उसकी मालिश की और उसके साथ उसको कमर को ऐसे करके जोर से मोड़ा जो उन्होंने मुझे बताया, और सिर्फ इस पोस्चर की वजह से उसकी हड्डी अपनी जगह से सरक गई। पतली सी लड़की, जोर से दबाया और मोड़ा होगा तो उसकी वजह से। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि अगर आपने मालिशी के पास भी जाना है तो अच्छी रेपुटेशन वाले मालिशी के पास जाओ। सर आजकल कई वीडियोस देखते हैं जहाँ पर वो हथौड़ी छानी लेके तो ठीक करते हैं, तो वो सर तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। बिल्कुल, ये कारपेंट्री नहीं है, ये कारपेंट्री नहीं है। कारपेंट्री अपनी जगह है और मेडिकल लाइन अपनी जगह है। स्क्रू उन्होंने भी टाइट करना है, स्क्रू एक सर्जन ने भी टाइट करना है, पर टेक्नोलॉजी अलग है, टेक्निक अलग है, उसके रिजल्ट अलग अलग है। डॉक्टर एक अलग सवाल है इससे मेरा, कोरोना काल खत्म हुआ, स्कूल लगे हैं डॉक्टर साहब, देखिए बच्चे जो छोटी एज के बच्चे थे वो स्कूल जाना बिल्कुल बंद हो गए, करीब 2 साल स्कूल बंद रहे हैं। आपके पास कुछ लोग आ रहे हैं कि जिससे बच्चे के बिहेवियर में चेंज आ गया, या बच्चा वो चीज़ें देखिए ग्रैप नहीं कर पा रहा, जब जाता है बच्चा वो की चीज़ें सीखता है स्कूल में, कैसे बैठना है, कई चीज़ें, तो क्या ऐसे केस आ रहे हैं आपके पास? कुछ आए हैं?
देखिए, थोड़ा सा ऑफ ऑफ द टॉपिक हो गया है ये सब्जेक्ट, लेकिन इसको कहते हैं क्लासरूम एंजाइटी। ये बड़ी कॉमन है। जब आप बच्चा क्लासरूम में गया ही नहीं और एकदम से उसे इतने बच्चों के साथ एक्सपोजर मिल रहा है, तो उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। इस तरह के बच्चे मेरे पास आते हैं, वो दूसरी तरीके से आते हैं कि देखो जी बच्चा बेहोश हो जाता है, माँ बाप को लगता है कि शायद कोई इसको मिर्गी हो गई है या कोई भी, तुरंत न्यूरोलॉजी के डॉक्टर, न्यूरो के डॉक्टर को कंसल्ट करें। लेकिन वो उसका कन्वर्जन बिहेवियर होता है, वो घबराहट में अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का बिहेवियर कई बार करता है। लेकिन आई थिंक क्लासरूम टीचिंग, क्योंकि हम तो सारे उसी में पढ़े हैं, धीरे धीरे बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। तो सोशल सोसाइटी में हमें रहना है, हमारे बच्चों को उसके लिए एडजस्ट होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब दोबारा उसी टॉपिक पे आता हूँ, ये कमर दर्द पे। तो आप डॉक्टर साहब क्या सुझाव देंगे? वैसे तो आपने बता दिया बड़े विस्तार से, और क्या आप सुझाव देंगे कि क्या करें? नंबनेस देखिए, बहुत बैठने से भी टांगों में, मैं भी बैठा हूँ तो मेरी एक टांग में थोड़ी सी आ गई। तो क्या आप सुझाव देते हैं कि क्या करें? क्योंकि कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है, पहले पैसा कमाता है, फिर उसी सेहत को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर फिर उससे सारे पैसे ले ले। तो इसके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? दीपक जी, देखिए, जो स्पाइन के लिए या मसल्स के बोन्स के लिए जो मेरा सजेशन है, आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर पे काम करना है, पर दिन में 1 घंटा आपने अपनी बॉडी के लिए निकालना है, जिसमें आपने अपनी मसल्स बिल्डिंग की एक्सरसाइजेस करनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, जो आपको ज़रूरी है। 1 घंटा डेली अपनी बॉडी के लिए निकालिए। दूसरा, आपने जब सिटिंग करनी है, जब आपका मजबूरी है आपको बैठना है, तो आपने हर पौने घंटे और 1 घंटे के बीच में एक बार बॉडी को खड़े होके अपने पैरों को झटकना है, अपने मसल्स को, मतलब फ्लो रुक जाता है ब्लड का, उस फ्लो को दोबारा से चालू करना है। दूसरी मेरी राय ये है आपको कि अपनी डाइट में विटामिन डी, कैल्शियम रिच फूड, जैसे जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए सोया मिल्क, पनीर, दालें, ये मशरूम में बहुत अच्छा विटामिन डी होता है, इस तरह की चीज़ों को ऐड करना है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए फ़िश, सी फूड बहुत अच्छा है विटामिन डी का एज सोर्स। एग में विटामिन डी बहुत अच्छा होता है, जो लोग नॉन वेज खाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इस टोक रहा हूँ आपको एग के लेकर। एक सर बड़ी धारणा है, अभी व्हाइट पोर्शन खाइए और येलो ना खाइए, इसका क्या कनेक्शन है उसके साथ? देखिए, एग क्या है, एग में 2 हिस्से होते हैं, वाइट और येलो। वाइट जो है इट्स मोस्टली प्रोटीन, जिससे कि वो चूजा बनता है, और अंदर होता है येलो पोर्शन, जिसमें मोस्टली कोलेस्ट्रॉल होता है, जो उसको न्यूट्रिशन देता है बनने के लिए। लेकिन न्यूट्रिशन के साथ उस येलो हिस्से में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, ये प्लेंटीफुल होता है, उसी में होता है येलो। तो हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि दिन में 1 अंडे का योग खाने से, येलो हिस्सा खाने से नुकसान नहीं होता। पर मान लीजिए आप 4 खाते हैं अंडे, तो सिर्फ 1 का येलो खाइए, 3 में केवल एग वाइट ले लीजिए, ये ठीक रहता है। डॉक्टर साहब, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर सोमिल कांसल, न्यूरोसर्जन हैं। इन्होंने बड़े विस्तार से बताया है कि कमर दर्द के कारण क्या है, डिस्क प्रलैप्स क्या होता है। हमारी लाइफस्टाइल जो है सेडेंटरी होती जा रही है, हैबिट्स चेंज हो गई हैं, हम लोग ना व्यायाम करते हैं, आलसी हो गए हैं, या तो कहें कि काम काज में खुद को इतना हम मसरूफ कर लिया अपने आप को कि खुद के लिए समय ही नहीं रहा। लेकिन यदि आपकी सेहत नहीं रहेगी तो पैसा किसी काम का नहीं है। इसलिए अपने लिए कम से कम 1 घंटा रोज का जरूर निकालें। और उन्होंने जो बड़ी बात कही है, विटामिन D3 लेने के लिए आपको डेली सन बाथ, सूरज की रोशनी में थोड़ी धूप सेकनी बहुत ही आवश्यक है। अमृतसर से D4 न्यूज के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।